नमस्कार दोस्तों, 12वीं क्लास के हम इससे पहले जो है 6 लेक्चर वो पूरे कर चुके हैं। आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, वो वाला चैप्टर आपका चल रहा है और उसके अंदर हम 6 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। आज हम 7वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। देखते हैं आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर हमने एक ही चार्ज की बात की थी, एक ही आवेश की बात की थी। यानी कि वहाँ पर केवल एक चार्ज होता था और उसी चार्ज के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसकी हमने अध्ययन किया था, उसकी हमने स्टडी की थी। क्या कहते थे? आवेश या तो प्लस क्यू लेते थे चार्ज या माइनस क्यू लेते थे, कोई भी चार्ज लेते थे, प्लस क्यू माइनस क्यू। इस फॉर्म में हमने अभी तक सारी पढ़ाई की है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आपको मैं पहले ही बता दूं, हम अब एक आवेश की बात नहीं करेंगे, अब हम दो चार्जेस की बात करेंगे। क्योंकि देखिए नाम से पता चल रहा है द्विध्रुव, यानी कि अब जो पढ़ाई करने वाले हैं वो डाईपोल। एक चार्ज जो होता है प्लस या माइनस उसको कहते हैं एक पोल, यूनिपोल एक पोल, एक ध्रुव। और जब ये कितने हो जाते हैं, जब ये दो ले लेते हैं आवेश तो वो बन जाता है द्विध्रुव। और क्योंकि विद्युत क्षेत्र की बात है तो ये हो जाता है विद्युत द्विध्रुव। यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाता है, क्लियर होगी बात। विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाता है, एक ऐसी संरचना हो जाती है जिसमें दो एक समान परिमाण के आवेश, देखो परिमाण प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश लेते हैं, दोनों का परिमाण एक जैसा है, क्यू ही है परिमाण दोनों का, लेकिन परिमाण दोनों का क्यू ही है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, बस इतना ही फर्क है। दिशा का फर्क पड़ता है। प्लस क्यू के लिए आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, माइनस क्यू के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होती हैं। अब देखिए हमने बात की है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इसमें दो पोल होंगे, दो चार्ज होंगे। कैसा अरेंजमेंट होता है, दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू होता है दूसरा माइनस क्यू होता है, और दोनों कितनी दूरी पर होते हैं, कोई भी दूरी मान लेते हैं, 2L मान लीजिए, कुछ दूरी पर रख देते हैं दोनों को। यानी कि दो चार्ज होते हैं, दो आवेश होते हैं और दोनों ही आवेशों को कुछ दूरी पर रख देते हैं। कितनी दूरी पर, 2L दूरी पर रख दिया। कुछ डिस्टेंस के ऊपर दो चार्ज को रख देते हैं, कुछ दूरी पे दो आवेशों को रख देते हैं। ये जो अरेंजमेंट बनता है इसको ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, परिमाण बिल्कुल सेम है, एक का प्लस क्यू है परिमाण, दूसरे परिमाण दोनों का क्यू क्यू है, लेकिन दिशा के अकॉर्डिंग एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, यानी कि परिमाण एक जैसा है। देखिए वही लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लेक्चर चलेगा। जब परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो यह संरचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इंग्लिश में द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज होंगे, दोनों को अरेंज करेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। यानी कि एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, नेचर बिल्कुल अपोजिट है दोनों की, ठीक है ना। आर सिचुएटेड एट स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर रख दे दोनों को, तो इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डाइपोल की डेफिनेशन हो गई, ये विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई। देख सकते हो डायग्राम के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस, ये जो रेड कलर के डॉट बने हुए हैं ये आवेश हैं दोनों, ये प्लस क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं, 2L की डिस्टेंस के ऊपर दोनों को मैंने सेपरेट करके रख दिया। ये जो अरेंजमेंट मुझे दिख रहा है इस अरेंजमेंट को कहता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोबारा देख लीजिए, यानी कि जब परिमाण में समान, यानी कि मैग्नीट्यूड देखिए सेम है, एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, लेकिन विपरीत प्रकृति, मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है। यानी कि एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस है ना, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, लेकिन ये नहीं है कि एक प्लस Q1 है और दूसरा माइनस Q2 है, ऐसा नहीं है। एक प्लस Q है तो दूसरा माइनस Q ही है, मतलब बिल्कुल इक्वल है इनका परिमाण, समझ गए। यानी कि अगर एक प्लस का 10 कूलाम है तो दूसरा माइनस का 10 कूलाम ही होगा, ये नहीं है कि वो 12 हो जाए, ये गलत हो जाएगा। फिर एक प्लस का 10 कूलाम है तो दूसरा भी माइनस का 10 कूलाम, एक प्लस का 5 कूलाम है दूसरा भी माइनस का 5 कूलाम ही होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिखी हुई है। डिस्टेंस कितनी मान ली, 2L, 2L हमने सहूलियत के लिए मानी है, वैसे L भी ले सकते हो, D भी ले सकते हो, क्योंकि बिल्कुल बीच में से, इस डाइपोल के बिल्कुल बीच में से कोई पॉइंट P होगा, वहाँ पे हम
कोई पॉइंट P होगा, वहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वहाँ पर, और वहीं पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, विद्युत विभव निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इसलिए हमने यहाँ क्या किया है, 2L डिस्टेंस ली है, ताकि बिल्कुल मिड पॉइंट से जब लेंगे तो आधा इधर हो जाए आधा इधर, तो वो 2L को LL लिख दें, ना कि L लेके उसको L/2 करें, तो वो डिफ़िकल्ट लगता है थोड़ा सा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हो जाती है। अब देखिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या होता है, दो सेम चार्जेस होते हैं, दो बिल्कुल एक जैसे चार्ज होते हैं, बस उनकी नेचर अपोजिट होती है, उनको कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं। अब क्या करना है, कोई भी एक चार्ज, मान लीजिए एक +Q चार्ज है और दूसरा क्या है, -Q चार्ज है, दोनों जो आवेश हैं +Q और -Q आवेश, दोनों 2L दूरी पर पड़े हैं, तो इस Q का इस 2L के साथ गुणा कर दीजिए। जब Q का 2L के साथ गुणा करोगे तो वहाँ से जो आंसर आएगा Q गुणा 2L, Q इंटू 2L, उसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि Q इंटू 2L। अब देखिए आवेश तो एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर को वेक्टर, क्योंकि P क्या होता है, सदिश होता है, P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, और P जो होता है वो सदिश होता है, वेक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि L जो होता है, दूरी जो होती है L, वो एक सदिश, एक वेक्टर होती है, इसलिए ये भी एक वेक्टर होता है। तो मैंने जो बात आपको बताई है, ठीक यही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है कि किसी एक आवेश के परिमाण यानी कि Q तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, यानी कि 2L दोनों के बीच की दूरी है, क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक आवेश के परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज विद सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, अब एक का +Q है, दूसरे का -Q है, अब मोड निकालो दोनों का, +Q का मोड जब निकालोगे तो +Q का मोड भी Q आएगा और -Q का मोड भी Q आएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड परिमाण Q, दूरी दोनों के बीच की 2L, वो P होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये चीज़ बनाई हुई है, P +Q चार्ज -Q चार्ज, ये P की दिशा देखिए मैंने -Q से +Q बनाई हुई है, P की दिशा इस तरफ बनाई हुई है, -Q से +Q की ओर, है ना, P की दिशा ये बनाई हुई है, 2L दूरी है दोनों के बीच में। अब ये बात भी आपको समझ लेनी है कि द डायरेक्शन जो होती है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। P की जो दिशा है वो धन से ऋण, वो ऋण से धन, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि P की जो डायरेक्शन होगी वो -Q से +Q की ओर होती है। ये आपको दिमाग में बात फिट कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। मात्रक निकाल सकते हो, इसका यूनिट निकाल सकते हो। Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और लेंथ की यानी कि दूरी है 2L, मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, कूलाम मीटर। मात्र क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। अब कूलाम क्या होता है आपको पता है, विद्युत धारा I होता है Q/T, आवेशों के प्रवाह की दर धारा होती है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो यहाँ से Q क्या आ जाता है, IT आ जाता है, ठीक है ना, Q, और Q का यूनिट क्या होता है, अभी हमने देखा कूलाम, तो कूलाम क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इसका मतलब एम्पियर सेकंड हो जाएगा, कूलाम क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड को कैसे लिखोगे, एम्पियर सेकंड यानी कि कूलाम को क्या लिखोगे, ये लिखोगे M0 L0 T1 A1, सेकंड के लिए T1, एम्पियर के लिए A1, बाकी सारे 0, और मीटर के लिए क्या लिखोगे, L1, बाकी सारे 0। तो अब जब इनको ऐड करोगे क्या हो जाएगा, M0 है, M यहाँ भी 0 है तो M0 ही रहेगा, L0 L1 है, M0 L1 T1 A1, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो यूनिट और डायमेंशन भी आपको माइंड में क्लियर रखनी है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या करना है, इतना ही ध्यान रखना है कि एक आवेश -Q होता है, एक +Q होता है, और दोनों 2L की डिस्टेंस पर होते हैं, और
जब ये होते हैं तो इस 12 का Q के साथ मल्टीप्लाई ही क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 12। इसकी डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है, जो यहाँ डायग्राम में बनाई हुई है। और नोट्स आपको मैंने कई बार बताया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अवेलेबल करवाता हूँ और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर, ठीक है। कूलाम को लिखते हो IT यानी कि एम्पियर सेकंड, तो ये हो जाता है, एम्पियर सेकंड का मतलब ये हो जाता है, और उसके बाद मीटर के लिए ये हो जाता है, और दोनों को जब कंबाइन कर देते हो तो ये बन जाता है। ये इसकी क्या आ जाती है, यूनिट एंड डायमेंशन आ जाती है। ये टॉपिक हो जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात आ गई। अब अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, हमारे डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो क्या होगा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए ये मैंने क्या कर रखा है, एक डाइपोल है और उस डाइपोल को मैंने एक विद्युत द्विध्रुव को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रख रखा है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं खींची हुई है ना, ये जो लाइनें एरो दिख रहे हैं, समझिए बात को, ये सारी की सारी लाइनें, सारी की सारी एरो विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र E की दिशा को बताती हैं। और आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, हमेशा प्लस से क्या होती है, माइनस की ओर। इसका मतलब इधर वाली साइड आप कह सकते हो प्लस है, इधर वाली साइड प्लस है, और प्लस से माइनस की ओर ये लाइन क्या कर रही हैं, जा रही हैं। इसके अंदर मैंने एक द्विध्रुव को रख दिया। अब जरा समझना, मैंने द्विध्रुव को रख दिया, ये देखिए ये इधर प्लस Q आवेश रख दिया, आप इसी डायग्राम को देखें जो मैं अब बना रहा हूँ, और इधर मैंने रख दिया माइनस Q को, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये शो की हुई है 2L। और देखिए P की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस, तो वो भी हमने बना रखी है, P की दिशा जो है वो माइनस से प्लस की ओर है। ये कितने एंगल पर है, अगर मैं देखूं इस लाइन के साथ, यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ ये कितने कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र के साथ। थीटा कोण 2L ये दूरी होगी, इसको इधर रखा है। अब देखिए ये प्लस Q आवेश है, ज़रा ध्यान दीजिए। अब ज़रा देखिए ये प्लस Q आवेश है, और आपको पता है इधर प्लस चार्ज था और इधर क्या था, माइनस था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होती है, और सारी लाइनें यही बता रही है। अब देखिए इस प्लस Q को ये माइनस खींचेगा, और इधर वाले इस माइनस Q को ये प्लस खींचेगा। तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र में बल क्या होता है, आपको पता है QE बल होता है, क्योंकि बल F बटे Q क्या होता है, आपको पता है E होता है, F बटे Q E होता है। तो F बराबर क्या आ जाता है, QE आ जाता है यहाँ से। तो F बराबर QE, यानी कि इसके ऊपर इस तरफ बल क्या लगेगा, प्लस का QE लगेगा, और इसके ऊपर इस तरफ क्या लगेगा, माइनस का QE लगेगा। अब देखिए दोनों परिमाण में बिल्कुल बराबर हैं, प्लस QE और माइनस QE, लेकिन दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। इसका मतलब कुल बल तो जीरो हो गया, इसके ऊपर कुल बल तो जीरो हो गया। समझने की कोशिश करो, यानी कि ये 2L दूरी के ऊपर एक यहाँ पे प्लस Q आवेश पड़ा है और यहाँ पे माइनस Q आवेश पड़ा है, जैसा डायग्राम में भी दिख रहा है और मैं यहाँ बना के भी दिखा रहा हूँ। इस प्लस Q को हमेशा ध्यान रखो, प्लस आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस से माइनस आ रहा है, और माइनस इसको खींचता है इस तरफ, कितने बल से, QE बल से, ठीक है, जो इसमें शो किया हुआ है। और इधर ये इसको खींचता है कितने बल से, माइनस QE बल से। माइनस Q को इस तरफ माइनस QE बल से खींचता है, और ये इधर प्लस QE बल से खींच रहा है। यानी कि टोटल जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, इस प्लस Q चार्ज पे इस तरफ प्लस QE और माइनस Q चार्ज पे माइनस QE फोर्स दोनों पे एक्ट कर रहा है, दोनों पे बल लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है दोनों, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, दिशा इनकी विपरीत है, परिमाण इनका बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, कुल बल कितना हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक, और इस तरफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यानी कि ये इस तरीके से आप 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाइए। 90 डिग्री का एंगल बनाइए, दो लंब ड्रॉ करके, इससे इस पे लंब, इससे इस पे लंब। कहने का मतलब ये जो क्रिया रेखाएं हैं, क्रिया रेखाओं के लंब खींचते हैं, तो 90 डिग्री का कोण हो गया, थीटा हो गया। अब देखिए ये जो एंगल है आपको दिख रहा है 2L, ये दूरी 2L है, और ये क्या दिख रहा है आपको, ये 90 के बिल्कुल सामने है ना, 2L कर्ण कहते हो इसको। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। मान लीजिए दोनों फोर्स, ये फोर्स, इस फोर्स की लाइन क्या है, ये है फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये क्रिया रेखा, और दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी, डिस्टेंस क्या है, ये है। समझ पा रहे हो बात, दोबारा देखो, इस फोर्स की, इस बल की क्रिया रेखा क्या है, ये है,
ठीक है। और इस फोर्स की क्रिया रेखा क्या है, ये है, पूरा लंबा खींच दो। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है ना, ये निकालनी है। तो ये 2l हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये लंब है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर या लंब, लंब क्या निकालोगे, 2l साइन थीटा, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि कर्ण है ये, कर्ण और ये लंब, और आपको पता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से होता है साइन थीटा, और कर्ण आपको पता है 2l, तो लंब हो जाएगा 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की सीधी दूरी आ गई। अब इसका क्या फ़ायदा, जरा थ्योरी पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। देखो टॉपिक का क्या नाम है वो भी समझ लीजिए। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण, बल तो हमें पता चल गया 0 हो गया। अब बात करेंगे बलाघूर्ण की, टॉर्क की। टॉर्क एंड फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल पे टॉर्क एंड फोर्स देखना है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये आपको बताना है मुझे खोज करके कि क्या होता है। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि जो 5वां, 6वां और 7वां लेक्चर है आपका, अभी 7वां लेक्चर चल रहा है, इन सारे लेक्चर का जितने भी मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ वो सारी एक ही लेक्चर में इकट्ठी, मैं आपको एक ही लेक्चर बना के इकट्ठी प्रॉब्लम वहाँ पे क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए, +q एवं -q आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, अतः दोनों पर परिणामी बल 0 होगा। ये बात हम कर चुके हैं कि +q और -q पे जो फोर्स लग रहा है वो the forces on +q and -q charges are equal in magnitude and opposite in direction, hence net force on dipole will be 0। इसका क्या मतलब हो गया, अब देखिए टोटल फोर्स तो 0 है, लेकिन यहाँ पे 2 फोर्स हो गए। अब ये दोनों फोर्स यहाँ पे कुछ एडवांटेज तो देंगे। अब 2 बल हो गए यहाँ पे, अब दोनों बल इसको घुमाएंगे, यानी कि ये दोनों बल युग्म एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी कि ये दोनों जो बल युग्म हैं, जो आपके पास 2 बल लग रहे हैं, एक प्लस का QE लग रहा है और दूसरा माइनस का QE लग रहा है, ये दोनों बल क्या करते हैं, एक बल आघूर्ण बना देते हैं, ये एक टॉर्क बना देते हैं जिसका मान QE, यानी कि अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है आपको सीधी सी बात है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों फोर्सेस की, दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं, उनके बीच की सीधी लंबवत दूरी का गुणा कर देते हैं, उन बलों के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं QE। अब बल क्या है, QE के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो QE का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए फोर्स का मल्टीप्लाई बल रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, वो टॉ दे देता है हमें, समझ रहे हो ना बात, वो क्या दे देता है, टाउ दे देता है। अब देखिए ये बात समझने की कोशिश करो कि ये बल QE इस तरफ लग रहा है, ये बल QE इस तरफ लग रहा है। अब देखिए ये इसको किसी भी तरीके की ट्रांसलेशन मोशन नहीं दे सकते, ये केवल इसको क्या करेंगे, ये फोर्स इसको यूं घुमाएगा और ये फोर्स इसको यूं घुमाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी स्थानांतरण गति नहीं हो रही, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रही, केवल रोटेशन हो रही है इस तरीके से। और जब रोटेशन होती है, घूर्णन होता है, तो उस स्थिति में बल नहीं होता, उस स्थिति में फोर्स नहीं होता, उस स्थिति में क्या होता है, बल आघूर्ण, टॉर्क होता है। और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आप देख चुके हो, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आपके पास क्लियर है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्सेस, बलों की रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है। बलों की रेखाएं क्या है, जहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये बल इस तरफ लग रहा है, ये बल इस तरफ लग रहा है, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है पूरी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है पूरी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है आपको भी दिख रहा है, ये वाली डिस्टेंस है। तो त्रिभुज देखिए AB और यहाँ पे C, यानी कि इस त्रिभुज का यूज़ कर सकते हो, त्रिभुज ABC, ये वाला ट्रायंगल, ये दूरी 2l है जो आपके पास क्या है, कर्ण। ये देखिए ट्रायंगल ABC का जब यूज़ करोगे इजीली आपको समझ आ जाएगा, ABC का जब यूज़ करोगे तो ये कर्ण है, ये लंब निकालना है थीटा के सामने, तो क्या होता है आपको, आप सबको ये बात पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है BC, कर्ण क्या है 2l, तो ये क्या आ जाएगा 2l साइन थीटा, यानी कि दूरी क्या आ जाएगी 2l साइन थीटा, यानी कि टॉ हो जाएगा QE इंटू BC, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि QE इंटू 2l साइन थीटा। अब देखिए Q इंटू 2l इकट्ठा कर दीजिए, E साइन थीटा पड़ा है। अब आपको पता है कि Q इंटू 2l क्या होता है, Q इंटू 2l P होता है,
ठीक है, ई साइन थीटा एज इट इज़ पढ़ा है और आपको पता है ये बन गया पी ई साइन थीटा, क्यू इंटू 12 पी होता है, हमने अभी पढ़ा है पी ई साइन थीटा, और पी ई साइन थीटा को लिख सकते हो पी क्रॉस ई, क्योंकि साइन थीटा जहाँ पे आ जाता है वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, वहाँ पे क्रॉस गुणा आ जाता है, इसको लिख सकते हो पी क्रॉस ई। तो इस तरीके से आपके पास टाओ का फॉर्मूला आ जाता है। देखिए कितना आसान है ये, बिल्कुल ईजी तरीके से हमने इसको कर लिया है। आपके पास क्लियर हो गया कि जो टॉ की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, पी क्रॉस ई होती है, ठीक है ना। पी आपको पता है क्यू गुण इंटू 12 होता है, और पी की जो दिशा होती है, पी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये भी आपको पता चल गया। तो ये सारी बात क्लियर होगी। मुझे लगता है टॉर्क अब आपको समझ आ गया है, अब आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी टॉर्क को समझने में कभी भी। अब जब आप टॉर्क को पढ़ने बैठोगे, इस लेक्चर को आप माइंड के अंदर रखना, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर कुछ केस होते हैं जो डिस्कस किए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला केस देखिए, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री है। अब देखिए ज़रा समझने की कोशिश करनी है, हर चीज़ को रट्टा मारना नहीं है। देखिए इस तरीके से ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और देखिए थीटा कोण किस किस के बीच में होता है, थीटा कोण होता है ये वाला, यानी कि ये कितने एंगल पे होता है, ये जो एंगल बनाता है ना यहाँ से इसके साथ, वो होता है थीटा एंगल, है ना। यानी कि ये जो एंगल होता है ये आपको पता है थीटा होता है, ये एंगल जो होता है ये क्या होता है, थीटा होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड किस किस के बीच में एंगल होता है, आप पी के बीच में कह सकते हो, क्योंकि अगर ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, तो ये आपको पता है ये वाली डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू किसकी दिशा होती है, पी की। तो पी के बीच में और ई के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है, और वहीं से साइन थीटा आया है, आपको ये भी पता है। अब देखिए ये एंगल थीटा हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल 0 डिग्री है, और ये एंगल 0 डिग्री कब होगा, ज़रा मैं आपको दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर दूँ बात, कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है विद्युत क्षेत्र की, इसके अंदर जो डाइपोल पड़ा है वो इस तरीके से होता है ना, द्विध्रुव। ये माइनस का क्यू होता है, ये क्या होता है, प्लस का क्यू। और आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। कहने का मतलब ये माइनस को ये प्लस खींचेगा, ये प्लस को ये क्या खींचेगा, ये प्लस को ये माइनस खींचेगा। अब कोई आपको कहे कि ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये जो कोण आपको दिख रहा है थीटा, ये कोण थीटा है किस किस के बीच में, पी और ई के बीच, और पी की दिशा क्या है ये, और पी और ई के बीच में कोण दिख रहा है, पी और ई के बीच में कितना कोण है, थीटा कोण है, आपको इजीली दिख रहा है। ये जो कोण थीटा दिख रहा है पी और ई के बीच में, अगर आप इस कोण की डिस्कस करो तो यहाँ बात क्लियर हो जाती है कि ये कोण 0 डिग्री कर देना है हमें। और 0 डिग्री करने का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करूँगा, ये इस तरीके से बन जाएगा डाइपोल। मतलब ये प्लस क्यू घूम के यहाँ चला जाए और ये माइनस क्यू घूम के यहाँ चला जाए, यानी कि प्लस क्यू पूरी तरीके से माइनस से चिपक जाए और ये माइनस क्यू पूरी तरीके से प्लस से चिपक जाए। तो पी की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी, ई की डायरेक्शन तो ये है ही। इसका मतलब ये पूरी तरीके से चिपके रहेंगे, प्लस इससे चिपक जाएगा, माइनस इससे, इसको कोई हिला नहीं सकता। अब चिपक गए, प्लस माइनस से चिपक गया, माइनस प्लस से। अब इसको स्टिक कर गए एक दूसरे से, स्टिक चिपकना, अब इसको कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए ये क्या हो गया, स्थायी हो गया, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और इसीलिए इस केस को कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाले केस को स्थायी संतुलन या स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन। स्टेबल हो गया अब ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थायी संतुलन, क्योंकि जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो टॉ होता है पी क्रॉस ई, अभी निकाला ना हमने, टाओ क्या होता है पी क्रॉस ई, और पी क्रॉस ई का मतलब पी ई साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा क्या हो गया 0, साइन 0 0। जब ये 0 हो गया तो टॉर्क भी क्या हो गया, टॉर्क भी 0 हो गया। अब ये घूमेगा ही नहीं, और ऑब्वियस सी बात है घूमेगा क्यों, घूमता क्यों था, घूमने की वजह क्या थी, घूमने की वजह यही थी कि ये माइनस क्यू इधर प्लस से चिपकना चाहता था और ये प्लस क्यू इधर माइनस से चिपकना चाहता, इसीलिए घूम के चिपक जाता था। अब चिपकने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि ये तो पहले ही 0 डिग्री एंगल पे पूरी तरीके से स्टेबल है। दूसरा केस देखिए 90 डिग्री का, साइन थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा हो जाएगा 1, और 90 डिग्री का केस भी आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये इस तरीके से है, यानी कि ये डायरेक्शन किसकी है, पी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये माइनस क्यू
माइनस क्यू और ये प्लस का क्यू। अब ये 90 डिग्री का कोण है, देखो इनके बीच में, पी और ई के बीच में, तो 90 डिग्री का कोण है तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, मैक्सिमम रोटेशन होगी। अब अधिकतम घुमाव होगा तो अधिकतम बल आघूर्ण मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा 1 और साइन थीटा 1 क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब ये मैक्सिमम होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम हो जाएगा पी ई साइन थीटा, और पी ई साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो ये हो गया अधिकतम बल आघूर्ण, मैक्सिमम टॉर्क। अब देखिए अगला केस आ जाता है, थीटा हो अगर 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब साइन थीटा 180 पे 0 होता है, तो बात वही होगी, टॉर्क तो 0 ही मिलेगा। 0 डिग्री में भी 0 मिला, 180 डिग्री में भी 0 मिला, लेकिन 0 डिग्री में जो 0 मिला वहाँ स्थायी संतुलन था, यहाँ देखिए अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम। क्योंकि इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, बार बार मैं बना रहा हूँ, लेकिन जो ये चीज़ बनती है प्लस क्यू माइनस क्यू, पहले क्या था कि अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस, पहले क्या था कि प्लस इधर था और प्लस क्यू इधर इससे चिपक गया था, माइनस क्यू इधर इससे चिपक गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केस बिल्कुल उल्टा है। अब क्या है, प्लस क्यू से इधर क्या चिपका है, प्लस क्यू ही चिपका है, और इधर माइनस क्यू से माइनस क्यू चला गया, तो है तो इक्विलिब्रियम लेकिन अस्थायी, क्योंकि माइनस इसको धक्का मारेगा घूमेगा, प्लस इसको धक्का मारेगा घूमेगा, स्थायी होना चाहेगा, इसीलिए क्या है, अस्थायी संतुलन। तो ये आपके पास क्या हो गए, इसके सारे केसेस डिस्कस हो गए हैं। अब देखिए ये टॉर्क वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। अब इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी बात करते हैं। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल हैं तो वो आपको देखिए बहुत ही आसान है, जैसे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, ज़रा देखिए। देखो न्यूमेरिकल क्या है, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक द्विध्रुव, देखिए यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में इसने, लेकिन ये क्या आएगा, क्योंकि इसने लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और आघूर्ण का मतलब होता है पी का मतलब होता है Q × 2L, और Q × 2L का मतलब होता है Q का कुलाम और 2L का मीटर, कुलाम मीटर, यानी कि ये क्या है, कुलाम मीटर, तो ये कुलाम मीटर ही लिखा है, cm, सेंटीमीटर नहीं समझना इसको, वही बता रहा हूँ, कुलाम मीटर। इतना 4 × 10⁻⁵ कुलाम मीटर इसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें इंटेंसिटी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है इसने डाइपोल मोमेंट में, और विद्युत क्षेत्र भी दे रखा है, कोण भी दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, कोण भी दे रखा है 30 डिग्री, और टॉ पूछा है तो कुछ भी नहीं है, पी दे रखा है, ई दे रखा है, थीटा दे रखा है, टॉ होता है पी साइन थीटा, वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको पूरा नहीं करवाने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको खुद को करना है, और अगले वीडियो में मैं 5वें 6ठे 7वें तीनों लेक्चर के जो आपके कोई भी बच्चों ने जो डाउट भेजे हैं मुझे वो भी डिस्कस करूंगा, डाउट क्वेश्चन जो बच्चों ने भेजे हैं उनको भी मैं उसमें पूरा बताऊंगा आपको, और ये जो इसके अंदर क्वेश्चन जो आ रहे हैं इन क्वेश्चन को भी हम करेंगे जो मैंने आपको दी हुई है प्रॉब्लम्स। 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, तो आपको इतना ही ज्ञात करना है कि 75 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, है ना। 75 किलोग्राम कोई मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कुछ नहीं करना, 75 किलोग्राम के अंदर 9.1 × 10⁻31 kg जो वेट होता है एक इलेक्ट्रॉन का, उसका डिवाइड कर देना। क्वेश्चन है हाउ मैनी चार्ज इन 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उससे इजीली निकल जाएगा। उसके बाद आपको पता है Q = N होता है, इलेक्ट्रॉनों के नंबर निकाल के उसको 1.6 × 10⁻⁹ कूलम से मल्टीप्लाई कर देना। फिर आता है डिफाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है परिभाषित कीजिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ और इसके बारे में आपको बताना है, आपका ये क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट कट ईच अदर और डोंट इंटरसेप्ट ईच अदर, वाई। इसको मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाओं वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ इसकी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, वहाँ से देख लेना। फिर देखिए डिटरमाइन फोर्स ऑन 10 कूलाम, 10 कूलाम पर बल ज्ञात कीजिए, और ये आपका डायग्राम है बेटा। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तो मैं अवेलेबल करवा ही देता हूँ व्हाट्सएप पे, वहाँ से भी मिल सकता है आपको, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको सॉल्व करके अभी कमेंट करके मुझे आंसर बताना है कि ये 10 कूलाम पे कितना फोर्स लगेगा। ये माइनस का 10 कूलाम है,
ये प्लस का 20 कूलम है, ये माइनस का 30 कूलम है, 10 कूलम इसमें एक ही है, ये प्लस वाला। ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, सब कुछ इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और क्लियर देख लो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, डिस्टेंस भी दिख रही है 10 कूलम से। ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, ये 10 कूलम प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये इसको इस तरह खींचेगा। समझ गए बात? ये इसको इधर खींचेगा। F1 फोर्स ये कैलकुलेट कर लेना। ये 20 कूलम इस 10, ये 20 कूलम इस 10 कूलम को क्या करेगा, दूर धकेलेगा, यानी कि दूर धकेलेगा तो इस तरफ धकेलेगा। और ये 30 कूलम यानी कि F2 बल इस तरफ हो गया, यानी कि F1 बल इस तरफ हो गया। आपको मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना। F2 बल इस तरफ हो गया, दिख रहा है आपको। दोनों में एंगल कितना है, ये वाला। दोनों में एंगल कितना है आपको वो भी क्लियर दिख लिया। ये वाला कितना एंगल है, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, तो निकाल सकते हो दोनों का रिजल्टेंट। और फिर F3 भी इसी तरफ होगा। F3 क्या है, F3 है ये माइनस का 30 कूलम, माइनस का 30 कूलम जितने बल से इसको खींच रहा है, क्योंकि माइनस का है, ठीक है। तो तीनों बल आ गए। F1 इस तरफ आ गया, इसके द्वारा जो लगेगा। F2 इस तरफ आ गया, 60 डिग्री एंगल है। दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री का अंडर रूट, वो आ जाएगा। उसकी डायरेक्शन निकाल लेना रिजल्टेंट की, और फिर उसके साथ F3 का फिर से डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। या एक काम और कर सकते हो, पहले F2 और F3 एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को सीधा ही जोड़ लेना। F2 प्लस F3 कर देना सीधा ही। मान लीजिए 10 न्यूटन आया, एक 20 न्यूटन आया, सीधा ही जुड़ जाएंगे वो 30 न्यूटन। फिर ये जो आएगा आपको उसके साथ 60 डिग्री के कोण पे F1 है, तो उसको सॉल्व कर लेना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा तरीका। तो इस क्वेश्चन को करना और कमेंट करके आंसर बताना। ये दो क्वेश्चन आपको जो डिस्कशन वाले हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो, चाहे दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट कट ईच अदर, ये वाला हो, ये टॉपिक इजीली इसमें हो जाएंगे। अगले लेक्चर में इसका अपने डिस्कस कर लेंगे। 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है ये बताना है, ये भी हो जाएगा। और टाओ की वैल्यू का ये न्यूमेरिकल करवाया ही, आगे और प्रॉब्लम्स देंगे। और ये जो टॉपिक करवाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाओ इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है, ये अपने प्रूफ करना कई बार पूछा जाता है। तो ये आपका डाइपोल का जो बेसिक है आज अपने वो स्टडी किया है। तो बेसिक है, इस लेक्चर को 2-3 बार सुनोगे, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, आज तो टॉर्क और फोर्स पढ़ा है डाइपोल पे, बल और बलागुण पढ़ा है। आगे हम जब इसको घुमाएंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।